अध्यापक आचार्य प्रशांत ने भारत शिविर अद्वैत महोत्सव आयोजित किया। नमस्ते आचार्य जी। मैं आपको 10 महीने से सुन रहा हूँ लगभग, और मैं 21 साल का हूँ। तो अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले मेरी जॉब लगी है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझसे जब भी कोई पूछता है तुझे आगे क्या करना है, घर से भी पूछते हैं, बार बार डेली कॉल्स आती हैं कि तू अब क्या करेगा, आगे क्या करेगा। अभी क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि वो चाहते हैं कि और बढ़े सैलरी। तो और ऑफिस में भी सब मेरे से पूछते हैं कि अच्छा तेरा आगे का क्या प्लान है, 2 साल बाद तू करना क्या चाहता है। तो मैं कहता हूँ पता नहीं। और यही सवाल 10 महीने पहले कोई मेरे से पूछता तो निर्धारित था कि इस जॉब में जाना है। पर अब कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कि कोई कहता है, मेरी जो मेरी बहन है वो मुझे कहती है कि तू इंडिया के बाहर चला जा। मम्मी पापा कहते हैं कि डेटा की फील्ड में चला जाए, वो बूम है अभी उस फील्ड में क्योंकि। और कोई मेरे सामने जा रहा है, कोई रेडियो जॉकी बन रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा रुक समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं आगे, कैसे सोचूं। मतलब डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूं। मैं ऑफिस से घर आता हूं तो खाली बैठ रहता हूं, समझ नहीं आता है कि कौन सी स्किल पकड़ूं या क्या चीज़ करूं आगे, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ समझ नहीं आता है। दो चीज़ें देखो, तुम्हारी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं जिन्हें तुम्हें जीतने की ज़रूरत है, और दूसरा दुनिया की अभी जो हालत है उसमें दुनिया की क्या ज़रूरत है। ये दो ज़रूरतें। पहली ज़रूरत अपनी, मेरी कमज़ोरी कहाँ है जिसे जीतना ज़रूरी है, और दूसरी ज़रूरत दुनिया की जिसको अभी पूरा करना ज़रूरी है। इन दोनों से तय करो कि आगे क्या काम करना है। देखो, रही बात उन सब लोगों के आसपास की जो बार बार पूछते हैं आगे क्या करेगा, वो पूछते नहीं हैं आमतौर पर, वो बताते हैं। क्योंकि अगर तुम उन्हें कुछ ऐसा बता दो जो उनकी अपेक्षाओं से हटकर है तो नाराज हो जाएंगे। वो वही पुराना ढर्रा है कि कब सेटल हो जाओगे, कब सेटल हो जाओगे। तो उनकी मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति जो अभी ये सोच रहा हो कि ज़िंदगी में क्या काम करने लायक है, वो इन दो बातों का अगर ख्याल रखेगा तो निर्णय बेहतर कर पाएगा। देखो कि तुम्हारे अपने बंधन कहाँ पर हैं, और देखो कि दुनिया को आज किस चीज़ की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा काम वो है जहाँ ये दोनों ज़रूरतें पूरी होती हों। भगवान श्री नमन। बचपन से जिस परिवेश में बड़े हुए, जैसे आपने बताया कि कंफर्ट्स कमज़ोर बना देते हैं, तो वही पाठ पढ़ाया गया कि जीवन में कंफर्ट्स इकट्ठे करो। वही किया, सारे कंफर्ट्स इकट्ठे किए। इधर 3 साल में माया ने मारा, तो अंदर डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन पीछे देख रहा था बार बार कि ये चुनाव सही है कि नहीं।
लेकिन बाद में अंदर से होता था कि नहीं ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो डर तो घटे हैं, लेकिन बार बार सवाल हो, वो कंडीशनिंग बार बार क्वेश्चन उठाती है कि बचपन में वो लग्जरी रहने देते। ये एक द्वंद्व थोड़ी देर के लिए सालता है, लेकिन फिर ओवरकम हो जाता है। कभी जब सोते समय, जब नींद आने के पहले, उसी समय ये सालता है कि ये लग्जरी रहने देते, क्यों इस चक्कर में पड़े। लेकिन फिर सुबह उठ के फिर वो ठीक हो जाता है। इस स्थिति पे प्रकाश डाल। चलने दीजिए। आप इतने मजबूत हैं कि ये सब रोज़ाना की दुविधाएं और कष्ट आते रहेंगे और आप झेल जाएंगे। बस झेल जाइए। देखिए, कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब आपके शरीर पर पैथोजन हमला ना कर रहे हो। आप झेल जाते हैं ना। आप में से कोई अभी ऐसा नहीं होगा जिसके शरीर पर कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह न चढ़े बैठे हों। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी सशक्त होती है कि उन चीज़ों को दिन प्रतिदिन झेलती रहती है, आपको पता भी नहीं लगने पाता। हाँ, जब कोई ख़ास वायरस आ जाता है जिसको आपकी इम्यूनिटी नहीं हरा पाती, तो पता लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। ये सब छोटे मोटे वायरस हैं, इनसे लड़ते रहिए, इनसे बढ़ते रहिए। कोई बहुत तकलीफ़ की बात नहीं है। तकलीफ़ है, उसी में तो तकलीफ़ का उपचार है ना। तकलीफ़ का उपचार क्या है? तकलीफ़ से संघर्ष। वो संघर्ष आपको इतना थका दे कि आपके पास तकलीफ़ झेलने के लिए वक्त ही ना बचे। तकलीफ़ से संघर्ष का फ़ायदा ये नहीं होगा कि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी या उसको आप जीत लेंगे। फ़ायदा ये होगा कि उस संघर्ष के कारण आपको तकलीफ़ के बारे में विचार करने का, तकलीफ़ का अनुभव करने का समय ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? आप में से जिन लोगों ने फुटबॉल वगैरह खेली हो, या ऐसा और सा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट कौन सा होता है, कोई भी जो, और भी, या टेनिस भी, या आप में से जो लोग गेंदबाजी करते हो क्रिकेट में, उन्हें पता होगा आप खेल रहे हो 1 घंटा, सवा घंटा, आपको दर्द नहीं महसूस होता। दर्द महसूस होने के लिए भी ज़रूरी है कि रुको। जब रुक जाते हो तो कई बार पता चलता है अरे खून बह रहा है। ऐसा हुआ है कि खून आधे घंटे से बह रहा है, पता ही नहीं था, जब रुक गए देखा तो पता चला अरे यार पाँव में खून बह रहा है, घुटना छिल गया, खून बह रहा है। इसी तरीके से जो ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स होंगे उनको पता होगा, स्पेल के बीच में तकलीफ़ नहीं होती। आपको लगातार 6, 8 या 10 ओवर भी डालने हैं तो आप डाल लोगे, स्पेल के बीच में उतनी तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ तब होती है जब 8 या 10 ओवर के स्पेल के बाद आपको 45-50 मिनट खड़े रहना है बाउंड्री पर, ज़्यादा हिले डुले नहीं, और कप्तान फिर आपकी तरफ गेंद उछाल देता है, कहता है अब डालो, और तब आप पाते हो कि घुटना, बैक, कंधा अब चींचा कर रहे हैं, अब साथ नहीं दे रहे। फिर एक आध ओवर डालते हो, फिर खुल जाता है सब कुछ। तकलीफ़ नहीं झेलनी तो लगे रहो, रुकोगे तो तकलीफ़ बढ़ेगी। और जो जितना रुका हुआ रह जाएगा, तकलीफ़ झेलने की उसकी क्षमता उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए रुको ही मत। पहली बात तो गेंद मांग लो, बाउंड्री पर मत खड़े रहो, कहो लगूंगा, गेंदबाजी करूंगा, और फिर करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ। कब तक करते जाएं?
जब तक मैच खत्म ना हो जाए। और कोई तरीका नहीं है इस मैच से गुजरने का। गेंद डालते रहो डालते रहो डालते रहो जब तक खत्म ना हो जाए। ये सुन के उत्साह आता है, निराशा होती है? तो कई लोगों के चेहरों पे डर क्यों दिखता है जब भी मैं बोलता हूं कि लगातार लगे रहो? एक आदर्श बना लिया है हमने, एक एक रोमांटिक यूटोपिया, कि एक दिन ऐसा आएगा जब आखिरी फतह हो जाएगी और फिर हम बैठ करके स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर या मॉरिशस की बीच पर वैसा कुछ नहीं होता। सतत संघर्ष को ही जीवन बना लीजिए, उसी में आराम करना सीखिए। संघर्ष के बीच ही आराम कर लिया। ये कामना हटा दीजिए कि संघर्ष कभी भी खत्म हो, क्योंकि होगा नहीं। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं आज से पहले, वो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि फाइनेंशियली फ्री, मतलब कि आप लोग 8 ईयर्स या 10 ईयर्स लगभग इन्वेस्ट कर लो या काम कर लो और इतना पैसा जमा कर लो कि तुम पैसे की टेंशन से छूट जाओ, मतलब आगे तुम्हें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। तो कि ताकि जैसे आप भी कल कह रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत ही पैसा आता है। आप कुछ करना चाहते हो, पीछे से पैसा ही पकड़ लेते हैं कि नहीं और कमाना है या कुछ और करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अट्रैक्ट करता है कि इतने साल काम कर लो लगा के और इतना जमा कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें पैसे के लिए कभी काम ना करना पड़े और आगे जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। तो मतलब इसके लिए आपके इसमें व्यूज़ जानना चाहता हूँ आपके, क्योंकि बहुत ट्रेंड हो रहा है ये अभी। अव्यवहारिक है। बता देता हूँ वजह। एकदम छोटे स्तर से शुरू करते हैं। कोई अभी 10,000 कमाता है, बस उदाहरण के तौर पर। उसके खर्चे 8,000 के हैं, ठीक। वो कहता है कि मैं अभी इसमें इन्फ्लेशन वगैरह नहीं जोड़ रहा, सीधे सीधे आगे प्रोजेक्ट करूँगा। तो वो यही जो तुमने कॉन्सेप्ट बताया वो सुन लेता है। वो कहता है 10 साल काम करो और उसमें इतना इकट्ठा कर लो कि आगे 50 साल तक काम चल जाए, ठीक है। तो कहता है मेरे खर्चे अभी 8,000 के हैं, तो मुझे अगले 50 साल में 8,000 के हिसाब से कितना चाहिए मैं जोड़े लेता हूँ और उतना मैं 10 साल में ही कमा लूँगा। 8,000 के हिसाब से मैं 50 साल के खर्चे जोड़ लेता हूँ और जितना आता है उतना मैं 10 साल में ही कमा लूँगा। 10 साल के बाद में फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। अब अगर उसकी साधारण कमाने की दर 10,000 ही होती तो वो 8,000 खर्च करता, लेकिन वो कह रहा है कि 50 साल के खर्चों के लायक मैं तो 10 ही साल में कमाऊँगा। तो वो 10,000 की जगह कितना कमाएगा? 50,000, क्योंकि उसे 50 साल के लिए कमाना है। 40 साल तो कह रहा है मैं घर बैठूंगा, 10 साल में 50 साल का कमाना है, तो 10 की जगह कितना कमाएगा? 50,000। इसमें उसने ये अजम्पशन किया है कि जब वो 10,000 कमाता था तो भी 8,000 खर्च करता था, और जब वो 50,000 कमा रहा है तो भी 8,000 खर्च करेगा। ऐसा होता नहीं है। तुम अपने
खर्चे भी अपनी आय के अनुपात में बढ़ा डालते हो। तो तुम कह तो देते हो कि अभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूं ताकि मैं आगे फ्री हो जाऊं, लेकिन उस ज़्यादा कमाई के साथ तुम अपने खर्चे भी ज़्यादा कर लेते हो, तुम एक कॉस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हो। इतना अनुशासन हम में होता नहीं कि आमदनी बहुत ज़्यादा हो लेकिन फिर भी खर्चे बहुत कम रखें। हमारे भीतर जो वृत्ति बैठी है उसको समझो, वो भोग की है। वो पूछती है कि जब 10,000 आ रहा था तो 8 कर रहे थे, अब जब 50 आ रहा है तो भी 8 क्यों कर रहे हो, अब 48 करो ना। और तुम करोगे, इसलिए भी करोगे क्योंकि जो लोग तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे कर लो, वो लोग ही तुमको और बातें भी बताएंगे जो तुम्हारे काम की होती हैं, और उन बातों में ही इनडायरेक्टली कॉस्ट एम्प्लीफिकेशन शामिल होगा। उदाहरण के लिए अभी तुम कितने साल के हो? 21। तुमको अगर ये है कि 10 साल 15 साल काम करके मुझे आगे के लिए मुक्त हो जाना है, तो ये विचार तुम्हें 21 के अपने हालात में आ रहा है ना। जो तुमको कह रहे हैं कि ऐसे करो, समाज से या इन्फ्लुएंसर से या यूट्यूब से जो आवाज़ें आ रही हैं जो कह रही हैं ऐसे करो, वही आवाज़ें तुम्हें आज से 6-7 साल बाद एक और काम करने के लिए भी कह रही होंगी। क्या क्या करो? अभी 21 के हो, 27-28 के हो गए नहीं कि यही इन्फ्लुएंसर्स तुमसे एक चीज़ और कह रहे होंगे। क्या करो? क्या करो? शादी करो। वही तुमको बता रहे होंगे वेडिंग गोल्स, और ये 50 तरह की चीज़ें। वही इन्फ्लुएंसर्स जिस दिन तुम 30 या 32 के होगे तो तुमसे कह रहे होंगे फैमिली चाहिए। वो तुम्हें फैमिली गोल्स भी दे रहे होंगे। आज तो उन्होंने तुम्हें फाइनेंशियल गोल्स दिए हैं, वही तुम्हें वेडिंग गोल्स भी देंगे, वही तुम्हें फैमिली गोल्स भी देंगे। 8,000 में कर लोगे ये सब? 8,000 ही रह जाएगा क्या? 50 आय होगी, 48 खर्चा होगा, 48 नहीं होगा 58 होगा। क्रेडिट कार्ड किस लिए? मजे की बात है कि यही तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी बता रहे होंगे। और एक नहीं, मल्टीपल कार्ड्स। और क्रेडिट कार्ड बेचने के बाद ये तुमको एक चीज और बेचेंगे कि हाउ टू मैनेज योर वेरियस क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एक और कार्ड। तुम 8,000 में कैसे काम चला लोगे? तो इसलिए ये बात बिल्कुल छोड़ दो कि काम ऐसा पकड़ें कि 10 साल में खूब बचत करके आगे मौज मारेंगे। काम ऐसा पकड़ो जिसे मरते दम तक कर सको। बिल्कुल उल्टी बात बता रहा हूं। ये छोड़ दो कि काम लिया, पैसे कमाए, 10 साल में छोड़ा और फिर रिटायर होके जीवन भर मौज मारी, एक आइलैंड खरीद लिया और वहां पर परपेचुअल हनीमून। नहीं 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 नहीं। काम वो पकड़ो कि मौत भी आए तो उससे कहो बाद में आना, अभी काम बचा हुआ है। मरने की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। काम पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, काम जिंदगी ही होता है। पैसे के लिए काम करके जिंदगी बर्बाद मत करना। अगर तुम्हारे काम से तुमको सिर्फ पैसा मिलता है तो तुम्हारा काम तुम्हारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम कमा रहे हो, तुम कमा नहीं रहे। तुम हर दिन काम पर जाकर कुछ गंवा रहे हो, हर दिन गंवा रहे हो। रोज उठते हो बिस्तर से, तैयार होते हो ऑफिस जाने को, माने कुछ गंवाने को। काम वो पकड़ो कि चिल्लाओ जिस दिन काम करने को ना मिले। दिल लग जाना चाहिए। असली लव अफेयर यही है, काम करूंगा।
लगकर करूँगा। ये बहुत घटिया आदर्श है, मौज मारना, रिटायर अर्ली एंड एंजॉय लाइफ। बदबू आती है इस बात से। ये कौन सा आदर्श हो गया है कि बीच पर लेटे हुए हो और कोकोनट वाटर पी रहे हो, उसमें थोड़ी सी वुडका मिला के? ये कौन सा आदर्श है? छुट्टी भी तब शोभा देती है जब पहले बिल्कुल हाड़ तोड़ काम किया हो, उसके बाद 3-4 दिन, हफ्ते भर अगर विश्राम ले लोगे तो वो हक है तुम्हारा। पर परपेचुअल मौज, पैसा कमा लिया मौज करते हैं, क्या करते हैं? मौज करते हैं। और ये एक फैड बनता जा रहा है। आई डू नथिंग, आई जस्ट रिलैक्स। मैंने सीधे सीधे कहो कि किसी और की खाते हो। लगातार काम करते रहो। ऐसी भी स्थिति आ जाए कि अब पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, काम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पैसा मत लो, बिना पैसा लिए काम करते रहो, रुको मत। ठीक है? प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम विक्रांत है, मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ और मैं फर्स्ट ईयर से आपको सुन तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे कि वीगनिज़म अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और नियमित एक्सरसाइज वगैरह। और कॉलेज में मतलब एक संस्था है जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनको भी पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ चल तो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी भी रहती है, पर एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, मतलब कि लेवल उतने पे है। जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो साथ देने वाला कोई है नहीं, तो उदाहरण के तौर पे जैसे रनिंग के लिए जैसे जाता हूँ अकेले तो 2 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन अगर कोई साथ में जाता है तो 4-5 किलोमीटर भी आसानी से हो जाता है। अब साथ जाने वाला कोई रेगुलर नहीं रहता तो ज़्यादातर अकेले ही जाना पड़ता है। तो वही है पूछना कि अकेले में कैसे अपना बेस्ट दें, एफिशिएंसी बढ़ाएं बिना किसी के साथ। अपने ही खिलाफ स्कोर करो। अकेले माने क्या? तुम आत्मा तो हो नहीं कि तुम अकेले हो, तुम तो अहंकार हो। और अहंकार तो खंडित होता है माने बहुत सारा होता है। और आत्मा तक पहुंचने का रास्ता भी यही होता है कि अहंकार को ही खंड दर खंड सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। ये एक पायदान है, ये एक पायदान है, ये एक है। ये सब क्या? ये अहंकार के टुकड़े हैं। अहंकार का ही एक तल होता है निचला, एक होता है उससे थोड़े ऊपर का, एक होता है उससे थोड़े ऊपर का, एक होता है थोड़े ऊपर का। तो तुम प्रतिस्पर्धा करो अपने ही निचले तल के विरुद्ध। नहीं समझे? कल कितना दौड़े थे? अरे कल माने कल नहीं, अतीत में 2.5 किलोमीटर मान लो, तो आज उससे प्रतिस्पर्धा करो ना। आज 2.25। कोई नहीं है बगल में तो खुद के विरुद्ध होड़ करो। कल कितना समय लिया था 2.5 किलोमीटर में? 15 मिनट। आज 14.5 लेने हैं। जैसे मतलब कि साथ में आसपास कोई कर नहीं रहा होता तो ये होता है कि इतना इतना ही काफ़ी है, तो ये हो जाता है कि और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नहीं पता कि इतना काफ़ी नहीं है, जानते हो ना इतना काफ़ी नहीं है, तभी तो यहाँ बोल रहे हो कि इतना काफ़ी नहीं है। शुरू करने से पहले, दौड़ने से पहले तो नहीं थके हुए हो। वो समय है जब अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लो और तय कर दो कि आज इतना दौड़ना है। दौड़ने के बीच में लक्ष्य निर्धारित करोगे तो थकान के कारण मन बेईमानी कर देगा। जब ताज़े हो तभी बोलो कल 2.5 किलोमीटर था, आज 3 है।
अपने ही खिलाफ प्रतिस्पर्धा करो ना। जी। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम शुभम है। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत अनुग्रह प्रकट करता हूँ। आपके हेल्प से और भगवान रजनीश और कृष्णमूर्ति और जो भी बोध प्रदान करते हैं, उनके हेल्प से मैं जो भी घर में कला है उसको सुधार पाया हूँ। और बहुत सारे लोग नहीं, 3-4 लोगों को वो जो आध्यात्मिक रोग होता है, भगवत रोग जो मुझे लग चुका है, उनको भी दे पाया हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य जी, मुझे जब संजय भैया ने कंफर्म किया कि आप आ सकते हैं यहाँ पर, अनुदान मैं ज़्यादा नहीं दे पाया था, तो मेरे मन में ये प्रश्न आने लगे कि मुझे आपसे क्या पूछने हैं। जैसे जैसे दिन पार हो रहा था तो पुराने प्रश्न गिरते गए और फिर नए प्रश्न उठ रहे थे। पुराने प्रश्न मुझे व्यर्थ लगने लगे थे। धीरे धीरे फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रश्न बनाना मुझे अपने आप को बचाने का एक तरह का विधि तो नहीं है, मीन्स अहंकार को बचाने का एक विधि तो नहीं है प्रश्न बनाना। मैं बहुत बार फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये बातें सुनी हैं भगवान रजनीश से और आप लोगों से भी, कि अंत में कोई प्रश्न नहीं बचता है, बाद में जो उच्चतर स्थिति होती है फिर मौन में ही संवाद होता है, मौन में ही आगे प्रगति होती है। तो कहीं मैं आगे फंस ना जाऊं, इसलिए मुझे लगता है मुझे पूछ लेना चाहिए कि प्रश्न बनाना कहीं अहंकार को बनाए रखने का एक तरह का टेक्निक तो नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी? मेरा ये प्रश्न है। धन्यवाद। तुम्हें खड़े होकर मुझसे बात करनी थी, बस इतनी सी बात है। अब खड़े होकर के कुछ समय बिताने का कुछ बहाना चाहिए तो तुमने कुछ भी बोल दिया। अच्छी बात है, प्रेम की बात है। आई लव यू टू।